Hello everyone. Very good morning to all of you, my all the dearest and nearest students. As we know, the COVID-19 pandemic is growing more and more, spreading all the worldwide. So we have to start something new, a new learning era actually. And yes, we are all dealing with the facing the problems of not going to school campus, and so gradually we have to start from somewhere. So we have started the virtual learning experience. Until that app flip learn application starts, we will study like this. Can study like this. Okay, I'll send this video link on that application also, and we can study very well from this application. Okay, so I'm your teacher, Mr. Vinay Suthar from Flower Kids Public School, CBSE sector, and we will start with our very first chapter, history, social science chapter from history, chapter 1, how, when, and where. Okay, so you must have studied this chapter because I have earlier sent this chapter in the WhatsApp group of 8th class, and the video links also, the question answers also I have sent in that group. So I'll explain to you this chapter in English and Hindi as well. Okay, so don't worry about the language difficulties or the minor things or the any kind of problem. Okay, so let's begin. All of you, please be comfortable. Take your readers with you. अपनी रीडर आपके पास में रखना. वैसे तो ये वीडियो में भी मैं पूरा आपका रीडर का जो है वो पार्ट में कंप्लीट करूँगा, कवर करूँगा इसमें जो भी चीज़ें हैं, और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप मुझे बाद में पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. सो द चैप्टर नेम इज़ हाउ, व्हेन एंड वेयर. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट first of all, very first thing you have to do while studying a chapter is try to understand the title, what the title is saying. Just for take an example of this chapter, that the title is saying that how, when and where, कैसे, कब और कहाँ. ओके, तो बेसिकली दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. बहुत पहला चैप्टर है, तो हिस्ट्री क्या होती है, कैसे होती है, हिस्ट्री कैसे शुरू हुई, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है. कि पहले इन द अर्लियर टाइम्स इन इंडिया व्हाट पीरियड इट वाज, during the British period, or you can say during the Mughal period, and before the Mughals the Hindus were there. So all the period we can study chronologically or by the periodization. Okay, we will study. इसमें यही चीज़ दिखाई गई है कि पहले, बहुत पहले इंडिया में चीज़ें कैसी होती थी जब हिंदुओं का टाइम था. उस टाइम कौन से राजा वगैरह होते थे, ये सब कैसी चीज़ें होती थी. फिर मुग़ल्स आए, फिर बाद में ब्रिटिशर्स आए, हिंदुओं ने फिर उनका प्रोटेस्ट किया कि हमें इक्वलिटी वगैरह नहीं मिल रही. तो ये सब कुछ इस चैप्टर में लिखा हुआ है, हम धीरे धीरे करके देख लेंगे. ओके, सो एक बहुत ही एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि हिस्ट्री इज़ काइंड ऑफ बोरिंग सब्जेक्ट, है ना. कि बच्चे जो हैं वो हिस्ट्री को एक अलग नज़रिए से देखते हैं. लेकिन ये इसलिए देखते हैं क्योंकि पहले के टाइम हिस्ट्री अलग होगी. पहले हिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता था कि राजा कौन था, है ना, हु क्राउन्ड द किंगडम एंड व्हेन ही एब्डिकेटेड द किंगडम एंड हु वाज द नेक्स्ट किंग. सो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी जाती थी हिस्ट्री. लेकिन अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट टाइम इन हिस्ट्री, आज की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आज यही सारी चीज़ें देखी जाती है कि पहले क्या क्या डेवलपमेंट थे और वो और ग्रो कैसे हुए, क्या टेक्नोलॉजीज़ नई इंट्रोड्यूस हुई, और आगे फिर कैसे लोगों ने डील किया बहुत सारी चीज़ों से. कि पहले के टाइम पे लोग कैसे रहते थे. बाद फिर बीच में जो मिडिएवल या फिर यू कैन से मुग़ल पीरियड वगैरह आया, तो उस टाइम पे कैसे लोग रहते थे. फिर ब्रिटिश पीरियड में लोगों ने कैसे रहना शुरू किया. ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे इस चैप्टर में. इसमें अगर आप देखो आपके फर्स्ट लाइन, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, इसमें पहली चीज़ यही लिखी है, देयर वॉज अ टाइम when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned और battles were fought, है ना. तो डेट्स के लिए बहुत सारी डिबेट्स होती थी कि इस डेट को ये राजा ने इससे फाइट की थी, इससे बैटल जीता था. ये सारी चीज़ें के लिए डिबेट होती थी कि एग्जैक्ट डेट वगैरह कौन सी है. बट अब इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते डेट पे. अब यही इम्पोर्टेंस देते हैं कि
कौन से पीरियड में, मतलब उस टाइम कौन रूल कर रहा था, है ना। जैसे चाय, इफ़ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ टी ड्रिंकिंग इन इंडिया, चाय पीना इंडिया में कब से शुरू हुआ। तो हम बोल सकते हैं जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तब चाय पीना ज़्यादा फेमस हो गया था इंडिया में, लोगों ने चाय पीना ज़्यादा शुरू कर दिया था, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल ले सकते हैं। और फिर है ट्रेन्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं, रेलवेज़ का। ब्रिटिश टाइम पे रेलवेज़ का एक्सपांशन हो रहा था इंडिया में, है ना। फिर बाद में आपने ये आगे के चैप्टर में भी देखेंगे कि वो रेलवेज़ का प्रोजेक्ट ब्रिटिश टाइम पे आया था। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम वो प्रोजेक्ट पूरा टाटा इंडस्ट्रीज़ को, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को शिफ्ट कर दिया गया, ट्रांसफ़र हो गया, वो पूरा प्रोजेक्ट उनको प्रोवाइड हो गया। ठीक है, सो हम आगे देखते हैं ऐसे ही। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि पहले जब रॉबर्ट क्लाइव जब इंडिया में आए थे, तो सो व्हेन ही वांटेड टू रूल द होल इंडियन टेरिटरी, वो अब डायरेक्ट कैसे कंट्रोल कर सकते थे इंडिया को। उनके पास ना तो कोई मैप था, कुछ भी नहीं था इंडिया का। वो सिर्फ इंडिया में आके ऐसे सोच रहे थे कि हमको रूल करना है पूरे इंडिया पे। बट ऐसी कोई चीज़ें भी तो होनी चाहिए, ऐसे इक्विपमेंट्स होनी चाहिए कुछ। तो उन्होंने क्या किया, रेनल, जो आपके यहाँ पे ये लिखा हुआ है, रेनल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को कहा कि आप इंडिया का मैप बनाइए, भारत का मैप बनाइए, हिंदुस्तान का मैप बनाइए, जो भी कहें। सो क्योंकि बिना मैप के वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे और कैलकुलेट नहीं कर सकते थे कि उनको कहाँ से कितना रेवेन्यू लेना है। जो लगान वसूलते हैं ना, पैसा लेते हैं गांव वालों से, तो वो रेवेन्यू किससे लेना है वो इतना वो फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, इसलिए मैप बनाना ज़रूरी था। एज वी कैन सी दैट इट इज़ हार्ड टू फिक्स things on one fine day, it started gradually and stretched over a period of time. Okay, तो जो भी चीज़ें शुरू होती है वो एक झटके से नहीं हो जाती है। ठीक है, जैसे रेलवेज़ जो थी वो एक दिन में ही दौड़ नहीं पड़ी थी, वो प्रोजेक्ट धीरे धीरे शुरू हुआ था कि पहले आयरन कोल्स लाए होंगे और सब वगैरह, उससे आयरन वगैरह बनाया होगा, है ना। ट्रैक्स का क्रिएशन किया होगा, ट्रैक्स को एस्टेब्लिश किया होगा, फिर उसके ऊपर फिर इंजन वगैरह लाए होंगे। सो this is how it all got started, you know. So if we talk next thing, journey from when to how and what. Okay, so ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि पहले इम्पोर्टेंस किस चीज़ को दी जाती थी हिस्ट्री में, कि डेट्स को, है ना। when the king crowned the kingdom, कब राजा राजगद्दी पे बैठा, when he abdicated the kingdom, कब राजा ने राजगद्दी को छोड़ दिया, इन सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट हिस्ट्री, आज के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंस दी जाती है, हाउ पीपल अर्लियर लिव्ड देयर लिव्स। ओके, पहले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था, पहले लोग कैसे रहते थे, बाद में उन्होंने क्या चीज़ें नई सीखी, जब ब्रिटिशर्स आए तो फिर उनके साथ क्या हुआ, ऐसा ये चीज़ें फिर आज के टाइम पे पढ़ी जाती है हिस्ट्री में। ताकि इसकी वजह से क्या होता है, द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स इज़ दैट द पीपल हु आर लिविंग इन today's situation, present timing, they could easily get to know that how the developments took place in the earlier time. If we are using the smartphones today, how it all got started in the earlier times. ये चीज़ें आज के टाइम पे पढ़ी जाती है, हिस्ट्री, सिविक्स या कोई भी आप ले लो। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें कि मेनली जो चीज़ें हैं, या कि पहला गवर्नर कौन था या पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो यही चीज़ें हिस्ट्री में ज़्यादा याद रहती है, फर्स्ट और सेकंड। जैसे हम बात करें कि इंडिया का फर्स्ट गवर्नर कौन था ब्रिटिश टाइम पे, वारन हास्टिंग्स, है ना। वारन हास्टिंग्स वर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। ओके, 1773 में फर्स्ट गवर्नर थे वारन हास्टिंग्स जो थे वो। तो जैसे इसमें यही चीज़ है कि पहले हिस्ट्री कैसे थी, बाद में कैसी थी, इसमें सब कुछ यही लिखा हुआ है कि बाद में कैसे चेंजेस हुए और डेट्स को कैसे इंपॉर्टेंस मिली। जब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए थे वारन हस्टिंग्स जो थे 1773 में, तो उसके बाद से इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिली थी डेट्स को। और जैसे हमने भी पढ़ा था कि चाय जो थी, चाय बनाना, चाय पीना, वो ज़्यादा यूज़ में कब आया इंडिया में, तो जब ब्रिटिशर्स आए थे तभी ज़्यादा यूज़ में। जैसे लिप्टन्स टी करके एडवर्टाइजमेंट्स करते थे, वो मार्केटिंग करते थे, और उस पर ब्रिटिश कॉस्ट्यूम्स में ब्रिटिश पर्सन होता था ऑन द हॉर्स, क्योंकि वो खुद को क्या सुपीरियर दिखाते थे हर चीज़ में। ब्रिटिशर्स एक तरह से क्या खुद को राजा वगैरह समझते थे, खुद को सुपीरियर समझते थे, वेल ड्रेस्ड, वेल इक्विप्ड,
गन्स और यू कैन से वेल वेल वोर द शूज़, ये सारी चीज़ें वगैरह वो पहनते थे, कपड़े अच्छे ढंग के होते थे और इस तरह से वो अपना शो ऑफ करते थे, आप बोल सकते हो, ठीक है। और लोग इनको कॉपी करने की, इनको इमिटेट करने की कोशिश करते थे एक्चुअली। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट थिंग। ये सारी चीज़ें वही लिखी है कि जो गवर्नर जनरल्स थे, वारेन हस्टिंग्स थे, फिर लास्ट जो वाइस रॉय थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से ये सारे नाम दिए हुए कि ऑल द डेट्स इन दिस हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दिस पर्सनैलिटी, देयर एक्टिविटीज़, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लिव्स दैट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। ओके, तो ये चीज़ें इसमें तो यही लिखी है, इसमें और अलग कुछ नहीं है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, हाउ डू वी पीरियोडाइज, और यू कैन से हाउ टू क्लासीफाई द हिस्ट्री डेट्स। ओके, तो हम इसको दो तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है, एक तो हम क्रोनोलॉजिकली डिवाइड कर सकते हैं इस हिस्ट्री को, और एक तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं पीरियोडिकली, ठीक है। सो देयर वाज अ फेमस स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर नेम्ड एज जेम्स मिल. James Mill is one of the most important person. You will study about that person in the upcoming chapters also in the second term. So James Mill wrote a book, or you can say introduced a book, A History of British India. उसने एक बुक लिखी थी जेम्स मिल ने, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके 3 पार्ट्स, 3 वॉल्यूम उसने बनाई थी। इसमें क्या किया था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो बुक लिखी थी इसने इंडिया की हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। ही डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स। ओके, पहला जो था वो हिंदू था, सेकंड पार्ट था मुस्लिम्स का, और यू कैन से मुगल्स, और तीसरा जो पार्ट था वो ब्रिटिशर्स का था, जिसको वो क्या समझते थे, मॉडर्न इंडिया समझते थे ब्रिटिशर्स के टाइम का, ठीक है। अगर इस बुक में बहुत सारे पॉइंट्स देखे जाएँ तो यहाँ पे देख सकते हो, Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. तो ये जो जेम्स मिल ने ये जो बुक लिखी थी, इसमें उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे कि वो क्या सोचता है इंडिया के बारे में. सो ही थॉट एंड एक्सप्लेन्ड दैट बिफोर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, इंडिया वाज an uncivilized country. Uncivilized, that means the people who don't know how to speak, how to live in a proper standard, proper manner, who don't know any kind of etiquettes. So जिनको खाना पीना नहीं आता, बात करना नहीं आता, ढंग से रहना नहीं आता, उसको अनसिविलाइज बोलते हैं. तो जेम्स मिल यही मानता था कि जब हिंदुओं का टाइम चल रहा था इंडिया में और मुस्लिम्स का टाइम चल रहा था, तब इंडिया अनसिविलाइज था. इंडिया के लोगों को बात करना नहीं आता था, रहन सहन करना नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था. बट फिर एक तीसरा जो उसने डिवाइड किया जो बुक में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया मॉडर्न होने लगा. इंडिया, सो मेनी डेवलपमेंट्स इन इंडिया टुक प्लेस, द न्यू टेक्नोलॉजीज केम ओवर. ओके, तो ये सारी चीज़ें ये जेम्स मिल का मानना था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में गए तभी इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है, उससे पहले इंडिया में कुछ नहीं होता था. सिर्फ अंधविश्वास था, सुपरस्टिशियस थिंग्स टू प्लेस बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज़. ओके, कास्ट टैबूज थे, जाति के नाम पे डिवाइडेड थे लोग, ये सब मानना था जेम्स मिल का. और ये कहीं ना कहीं सही चीज़ है. ओके, जेम्स मिल, हम मानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अपना पूरे इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया था, रेवेन्यू वगैरह ले लिया था, और बहुत सारी चीज़ें वो एनेक्स हड़प करके ब्रिटेन ले जा रहे थे. बट ये भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया में एक्चुअल में प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, कि जाति के नाम पे लोग डिवाइडेड थे, यूनाइटेड नहीं थे. इसी चीज़ का ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया था इंडिया पे कंट्रोल करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए. डिवाइड एंड रूल आपने सुना ही होगा, डायलॉग जो होता है बहुत सारे मूवीज़ में भी बोला जाता है, डिवाइड एंड रूल. तो अंग्रेज़ों की यही नीति थी. ब्रिटिशर्स made a strategy on divide and rule, and they divided all the Indians on the basis of caste and creed and all the religions and ruled all over the India. Okay, वो ईस्ट में भी इंडिया वालों को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, वेस्ट में भी बोलते हैं इंडिया वालों को कि हम आपके साथ हैं. सब जगह ब्रिटिशर्स ऐसा बोलते और सब जगह से वही लोग फाइट कराते हैं इंडियंस की आपस में. ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है. James Mill also indicated that when the Britishers started ruling India, the new laws came in India, new laws created. लॉज मतलब कानून वगैरह बनाए गए इंडिया में कि लोगों को कैसे रहना है, कैसे डील करना है दूसरे लोगों के साथ, और
किस तरह से उनको सर्वाइव करना है अपने देश में, ठीक है। तो जेम्स मिल ने यही कहा था कि ये सब ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया था। इंडिया को सिविलाइज बनाने में अगर किसी का हाथ है तो ब्रिटिशर्स का है, ना तो मुस्लिम्स का है ना हिंदू का है, ठीक है। तो ये उसका मानना था। एक्सप्लेन्ड टू कॉन्कर ऑल टेरिटरीज टू स्प्रेड एनलाइटनमेंट एंड हैप्पीनेस, ओके। इसने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन क्यों की थी जेम्स मिल ने कि इंडिया को हमने सिविलाइज़ किया वगैरह, क्योंकि वो पूरे इंडिया पे कब्ज़ा करना चाहता था। इंडिया के जितने भी पार्ट्स थे, सारे जो स्टेट्स वगैरह थे उस टाइम पे वो सब पे टेक ओवर करना चाहता था। इसलिए वो सब, इसने ये बुक लिखी थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ये बुक वो सबको बताना, बुक के थ्रू वो सबको दिखाना चाहता था कि हमने ही इंडिया को अच्छा बनाया है और हम आगे भी और अच्छा कर सकते हैं अगर हम सारे टेरिटरीज जो इंडिया के, इफ़ वी कैन टेक ओवर ऑन ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ओके। तो ये तो था ब्रिटिश टाइम पे जो जेम्स मिल ने जो डिवाइड की थी इंडिया की हिस्ट्री, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड, ओके। इफ़ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, if we talk about next thing, moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. ये जो थर्ड पैराग्राफ है आप उसकी ये लाइन देखिए आप, ये moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. अगर हम दूसरे जो बहुत सारे बात करें हम फिलोसोफर्स की या जो भी लोग थे, तो उन्होंने भी इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड किया था, बट ब्रिटिशर्स के जैसे नहीं। दे डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इन देयर ओपिनियन, इन देयर पर्सपेक्टिव, एंशियंट टाइम, मिडिएवल टाइम एंड मॉडर्न टाइम। एज यू कैन सी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है, देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है, जैसे ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंशिएंट, मिडिएवल और है ना मॉडर्न। कि जब ब्रिटिशर्स के आगे अगर हम बात करें, जो बहुत सारे फेमस हिस्टोरियंस थे तो उन्होंने कैसे डिवाइड किया था, सो दे डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू थ्री पार्ट्स, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न, और थ्री पीरियड्स, ओके। गॉट दिस, ओके। सो दिस वाज द थिंग। नाउ वी विल see next thing. So we can easily see that the other historians divided the Indian history in ancient, medieval and modern, but इसमें भी बहुत सारी problems. The division too has its problems. It is periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity: science, reason, democracy, liberty and equality. Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist, okay. Can we uncritically accept the characterization of the modern period to describe the period of our study? अगर हम बात करें तो जो एंशियंट टाइमिंग जो थी, अगर हम बात करें तो उस टाइम पे ये हिस्टोरियंस का ये मानना था कि एंशियंट टाइम में इंडिया में इक्वलिटी के नाम, इक्वलिटी को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, लोग आपस में रहते थे। बहुत पहले जो जो राजा महाराजा रहते थे उस टाइम की बात है। फिर जब मीडिएवल टाइम आया तो उसमें कोई इक्वलिटी वगैरह की कोई बात नहीं की थी। उसमें जो मुग़लों का पीरियड था उस टाइम पे, उसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी टेक्नोलॉजी वगैरह को, डेवलपमेंट्स को। बस वो आप बैटल वगैरह ही करना, वो उसमें चल रहा था। और मॉडर्न टाइमिंग्स की अगर बात करें हम, तो ग्रोथ ऑफ साइंस, हिस्टोरियंस के हिसाब से जो मॉडर्न टाइम आया था इंडिया में, तो उस टाइम पे साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था और डेमोक्रेसी को ज़्यादा पावर मिली थी, देन लिबर्टी मिली थी, इक्वेलिटी मिली थी, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। नाउ अगर हम नेक्स्ट चीज़ देखें इसमें ही, मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल, ओके। तो ये जो मॉडर्न जो टाइम है उसको कॉलोनियल पीरियड भी कहा जाता है, मॉडर्न टाइम को, ओके। जो मॉडर्न टाइम है उसको कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं। नाउ यू विल आस्क मी दैट व्हाट इज़ कॉलोनियल, कॉलोनाइजेशन होता क्या है। तो कॉलोनाइजेशन का मतलब भी वही है, सब्जुकेशन ऑफ वन कंट्री ऑन अनदर कंट्री। जब एक देश दूसरे देश पे कंट्रोल जमा लेती है, दबाव बना लेती है, तो हम उस चीज़ को बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। जैसे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटेन से इंडिया में आए थे, ओके। और उन्होंने इंडिया पे धीरे 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 करके ग्रेजुअली दे टुक ओवर ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ओके। सब जगह पे उन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया।
तो इस चीज़ को बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। अब इंडियन हिस्टोरियंस की अगर बात करें, इंडिया में जो जिन्होंने हिस्ट्री बताई इंडियंस ने कि हमारे इंडिया की हिस्ट्री ऐसी थी, ऐसे ब्रिटिशर्स ने रूल किया, तो उनका यह मानना था कि जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था तो ब्रिटिशर्स का टाइम, मतलब कॉलोनियल मतलब जब ब्रिटिशर्स का टाइम इंडिया में था, तो उस टाइम भले ही वो लोग कह रहे, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे ब्रिटिशर्स कि नहीं हमने डेवलपमेंट किया है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज लाए हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट वो ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू था। इंडियंस कुछ और ही सोचते थे ब्रिटिशर्स को लेके। इंडियंस हैड डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज अबाउट द ब्रिटिशर्स। इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडियंस थिंकिंग, उस टाइम पे इंडियन हिस्टोरियंस जो थे, इंडिया वाले जो लोग थे, वो यही सोचते थे कि ब्रिटिशर्स ने किसी को कोई इक्वेलिटी नहीं दी। देयर वॉज नो इक्वेलिटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, नो फ्रीडम, नो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नो लिबर्टी एट ऑल। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं था। हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे ये सब कि इंडियन ऐसा क्यों सोचते थे कि ना तो ब्रिटिशर्स ने हमें इक्वेलिटी दी है, हमें कोई आज़ादी नहीं दी, हमारे देश में कोई इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रही। इकोनॉमिक ग्रोथ आप बोल सकते हो मतलब पर पर्सन इनकम, किसी की इनकम नहीं हो रही है, प्रॉफिट लाभ नहीं हो रहा है किसी को। और ब्रिटिशर्स ने, इंडियंस का ये मानना था कि ब्रिटिशर्स ने सब्जुकेट कर दिया है सारे राजाओं को, सारे नवाब्स को सब्जुकेट कर दिया है, और उस मतलब जो भी राजा थे इंडिया के, उनके ऊपर कंट्रोल जमा लिया ब्रिटिशर्स ने। और जितनी भी टेरिटरीज थे इंडिया में, जितने भी स्टेट्स थे, उनका जो रेवेन्यू होता है, जो पैसा होता है, वो कलेक्ट करके उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के फ़ायदे के लिए यूज़ किया था। आपने वो लगान मूवी देखी होगी, हम एग्जांपल ले सकते हैं इस चीज़ का। लगान मूवी आपने देखी होगी आमिर खान की, तो उसमें इसमें थोड़ा सा दिखाया गया उस मूवी में कि वो ब्रिटिशर्स कैसे लगान वसूलने की प्रोसेस करते हैं, पूरी रेवेन्यू कलेक्शन जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल पे आप लिख सकते हो, ओके। तो आपको पता पड़ गया कॉलोनियल क्या होता है। एक देश दूसरे देश पे दबाव बनाता है, उसके लोगों पे अपना अधिकार जमा लेता है, तो उस चीज़ को हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं, जो ब्रिटेन ने किया था इंडिया के साथ। ओके, यू गॉट दिस, गॉट माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट थिंग, हाउ डू वी नो, हाउ डू वी नो, दैट मीन्स what sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? तो ये चीज़ बता रही है दैट ये जो भी सोर्सेज है, इंडिया की हिस्ट्री पहले ऐसी थी, बाद में ऐसी हुई, मॉडर्न टाइम आया, तो ये हिस्ट्री लिखते कैसे थे हिस्टोरियंस, है ना। आज के लोगों को पता कैसे ये सब कि ये सब होता था, ये सब पहले के टाइम पे होता था। सो सोर्स इज़ ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो सोर्स क्या है, ये सब चीज़ें मालूम कैसे पड़ी इंडियंस को आज के टाइम पे कि ये चीज़ें पहले हो गई हैं। तो सोर्स क्या है, ब्रिटिशर्स की बहुत ही अच्छी आदत थी, दे हैड अ गुड हैबिट ऑफ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। रिकॉर्डिंग दैट मीन्स ये नहीं कि वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते, उस टाइम पे होता नहीं था। रिकॉर्डिंग मतलब वो जो भी चीज़ें करते थे ऑफिशियली, जो भी डिसीजन लेते थे, द डिसीजन दे टूक, द डिसीजन दे इम्प्लीमेंटेड, और they whatever they imported, whatever they exported, whatever industries they have established, they kept a record, a written record in their books, or you can say the documents। हर चीज़ का वो रिटन रिकॉर्ड रखते थे अपने पास। ब्रिटिशर्स की एक अच्छी आदत थी, ओके, लिखने की आदत, वो हर चीज़ का रिकॉर्ड अपने पास रखते थे। सो ब्रिटिशर्स के टाइम पे दे हैड अ कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स बनाते थे ब्रिटिशर्स जो थे, मेमोज बनाते थे छोटे छोटे, है ना। तो ये लिखने वगैरह की, रिकॉर्ड्स रखने की, डॉक्यूमेंट्स रखने की आदत उनकी बहुत अच्छी थी। ये डॉक्यूमेंट्स की वजह से उनको पता पड़ता था कि उनको आगे किससे कितना डील करना है। जैसे टेक एन एग्जाम्पल दैट इफ़ दे gave something, if they gave 10,000 rupees at that time to someone on credit basis, so they had a record, they had a written record of that thing, okay, that they have to take the 10,000 rupees from that particular XYZ person, okay। Established record rooms attached to all administrative institutions। उन्होंने क्या किया था, बड़े बड़े म्यूजियम्स और रूम्स बनाए थे बड़े बड़े। वहाँ पे जो भी उनकी जो ये रिटन फाइल्स जो थी, जिस सारी हिस्ट्री के बारे में जो लिखते थे वो अपनी जो डीलिंग्स के बारे में, उसके लिए उन्होंने बड़े बड़े रूम बनाए थे। बड़े बड़े रूम में वो सारी रिकॉर्डिंग्स को रखते थे, ठीक है, सारी जो रिटन फाइल्स है उनकी जो वो रखते थे। आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वर एस्टेब्लिश्ड, बोथ नेशनल म्यूजियम एंड नेशनल आर्काइव्स लोकेटेड क्लोज टू वाइस रेगल पैलेस इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में एक पैलेस है वाइस रेगल, तो वहाँ पे आज भी नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव्स लोकेटेड है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई है न्यू दिल्ली में। तो वहाँ पे आज भी जो रिकॉर्ड्स थे ब्रिटिशर्स के, जो भी उनके
आर्काइव्स थे, मेमोस थे, रिपोर्टिंग्स थी, वो आज भी वहाँ पे है। बहुत बड़ी बड़ी बुक्स वगैरह होती है एक्चुअली। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट इन द अर्लियर 19th सेंचुरी, ठीक है, जैसे हम आगे देख सकते हैं, ये देखो आप, मैं बात कर रहा था, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920s। ओके, यू कैन सी द फोटो, फिगर 4 में ये चीज़ थी। अब अगर हम आगे अगर बात करें तो फिर अर्लियर जो 19th सेंचुरी थी, अगर 19th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पे जो भी चीज़ें थी वो कैलीग्राफिस्ट जो थे, हम जैसे अभी एक्सप्लेन कर रहा था मैं कि वो रिटन लिखते थे, तो वो कौन लिखता था, लिखता कौन था, ऐसा नहीं कि कोई भी लिख देगा। उस टाइम पे कैलीग्राफिस्ट होते थे, आज भी होता है, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा फेमस थे कैलीग्राफिस्ट जो थे वो। दे कॉपीड एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट। जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे बाद के पीरियड के लिए, तो वो कैलीग्राफिस्ट लिखते थे। कैलीग्राफिस्ट कौन होता है? दोज हु राइट द थिंग्स वेरी ब्यूटीफुली एंड केयरफुली। ओके, दोज पीपल हु राइट द थिंग्स वेरी ब्यूटीफुली एंड केयरफुली, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी राइटिंग में, उम्दा टॉप लेवल की राइटिंग होती थी। जैसे आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो अलग अलग राइटिंग्स देखते हैं, वैसे वो हाथ से लिखते थे। आज तो चलो ऑटोमेटेड कंप्यूटर में, बट वैसी वो राइटिंग्स वो हाथ से लिखते थे। तो उन सबको कैलीग्राफिस्ट बोलते हैं। ये जब 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई थी सॉरी, उस टाइम की बात है ये। अगर मिड 19th सेंचुरी की बात करें, जब 1850s वगैरह चल रहे थे, 1850 के ऊपर, तो उस टाइम से फिर इंडिया में प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह है। ब्रिटिशर्स ब्रॉट अप द प्रिंटिंग प्रेस, एस्टेब्लिश न्यू प्रिंटिंग प्रेसेस। तो फिर बाद में क्या हो गया, ये जो रिकॉर्ड्स और जो थे उनका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपरेशन, वो प्रिंट करने लगे, प्रिंट करके फाइल्स वगैरह बना के वो रखने लगे। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको समझ में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको कन्फ्यूज हो ना। इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट। देखो मैं टिक कर देता हूँ, आपको बताना पड़े तो। सी, ये रहा, इन द अर्लियर डॉक्यूमेंट्स रिटन कैलीग्राफीज बाय दोज स्पेशलाइज्ड ऑफ आर्ट एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, ये चीज़ आपको पता पड़ गई। अगर नेक्स्ट हम बात करें, सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जगह जगह पे सर्वे करे। सर्वे आपको पता है ना क्या होता है? सर्वे, सर्वे का मतलब होता है अलग अलग जगहों पे जाते और पूछताछ करते। दे आस्क द पीपल व्हाट दे डू, व्हाट इज़ देयर सोर्स ऑफ इनकम, ये सारी चीज़ें करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्विस बिकम इम्पॉर्टेंट। द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन before it could be effectively administered. So Britishers believed that why the surveys were important, that if we want to rule any country, rule over any country, if we want to conquer any country's territory, we have to know about that country. Okay, if the Britishers wanted to conquer all the whole territories of India, then they had to know about the Indian territories. Okay, अगर मुझे किसी के बारे में किसी के घर पे कब्ज़ा करना है या किसी के बारे में जानना है, जानना नहीं बोल सकता, अगर मुझे किसी के घर पे कब्ज़ा वगैरह करना है तो मुझे पहले उनके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में मैं कब्ज़ा कर पाऊँगा, डायरेक्ट तो कब्ज़ा नहीं कर पाऊँगा। तो यही थिंकिंग थी, यही स्ट्रेटेजी थी ब्रिटिशर्स की। दे वांटेड टू नो द ऑल द थिंग्स ऑफ इंडिया, देन दे कॉन्कर्ड ऑल ऑफ द टेरिटरीज। ओके ओके, by the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. In the village, revenue surveys were conducted. तो ब्रिटिशर्स ने बेसिकली सर्वे क्या कराया, गांव गांव में ब्रिटिशर्स के जो ऑफिशियल्स है वो गए, अलग अलग विलेज में गए, अलग अलग जगह पे इंडिया में, और उन्होंने देखा कि कहाँ पे कितना रेवेन्यू वो लोग कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द फार्मर्स, फ्रॉम द पीजेंट्स और द विलेजर्स। ओके, ये सारी चीज़ें उन्होंने फाइंड आउट की, क्योंकि उनको तो किससे मतलब था, रेवेन्यू से मतलब था, उनको तो सब जगह से रेवेन्यू कलेक्ट करना था। ठीक है, तो और ये सर्वे वगैरह दूसरा किसके बारे में करते थे, सॉइल वगैरह कि सॉइल कहाँ पे ज़्यादा अच्छी है, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना आप जानते होंगे, कहाँ पे एनिमल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, टाइगर्स वगैरह कहाँ पे ज़्यादा है, या ईटेबल जो ईटेबल क्रॉप्स है वो ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होती है। लोकल हिस्ट्री एंड क्रॉपिंग पैटर्न वाज एक्सप्लेन। वन मोर थिंग, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, ब्रिटिशर्स ने एक और चीज़ क्या शुरू की, उन्होंने
सेंसस कराए, जो जनगणना होती है हर 10 साल में एक बार, आज भी 10 साल में एक बार ही होती है इंडिया में जो जनगणना होती है। वो जनगणना तो पता है ना, सेंसस क्या होता है, घर घर जाके पूछताछ करते हैं कि कितने फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, उनके कमाई कितनी है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ देयर इनकम, कमाते कैसे हैं, और ठीक है ये सारी चीज़ें, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, एजेड पीपल कितने हैं, उनकी उम्र वगैरह सब पूछी जाती है घर पे जाके, हर 10 साल में एक बार हर घर में जाते हैं इंडिया में। ओके, और बेसिकली करता कौन है ये सब, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, स्पेशली जो टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट टीचर्स, उनको जाना पड़ता है ये सेंसस करने के लिए, जनगणना करने के लिए। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसी पैराग्राफ में, सर्विस बिकम इम्पॉर्टेंट में, सेकंड पैराग्राफ में। सेंसस operations were held every 10 years. These prepared detailed records of the number of people in all the provinces of India. Okay, got this? सेंसस के अलावा और बाकी सर्वेस का क्या कराते थे वो, देयर वर मैनी अदर सर्वेज, बॉटेनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, तो ये सब तो ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, वो चीज़ें बताई गई है अब तक जो हमने देखा कि ये जो इन एवरी 10 ईयर सेंसस हेल्ड एंड दे टुक द सर्वेज ऑफ jungles, the forest, the village, that how to collect the revenue, how to know about the flora and fauna of certain areas and the soil distribution etc. बट उनके रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीज़ें नहीं लिखी हुई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, दैट दीज वर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड एक्सप्रेस्ड व्हाट ऑफिशियल्स थॉट और वांटेड, दे डिडंट रिवील व्हाट पीपल लुक्ड फॉर। तो जितने भी रिकॉर्ड्स ब्रिटिशर्स के लिखे हुए थे, प्रिंटेड थे, उसमें सिर्फ उन्हीं की थिंकिंग थी, उसमें सिर्फ वही लिखा हुआ था जो ब्रिटिशर्स सोचते थे इंडिया के बारे में या खुद के बारे में। ओके, उन सारे रिकॉर्ड्स में, इन ऑल दोज रिकॉर्ड्स, नन ऑफ द थिंकिंग वाज रिटन ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया के लोग क्या सोचते थे, इंडिया के बारे में या उनकी संस्कृति क्या थी, उसके बारे में उनके रिकॉर्ड्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड्स में। ओके, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खटक रही थी किसको, इंडियंस को। ओके, नाउ अगर हम इंडियंस की बात करें एक्चुअल में, ठीक है, ये तो हमने देख लिया व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ये देखो, ये सर्वे ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे जो फोटो दिखाया गया है आप देख सकते हैं, ये सर्वे हो रहा है। यहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे गांव-गांव जाके फाइंड आउट करते थे उनके, ठीक है, मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशंस इन प्रोग्रेस इन बंगाल, और ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप, 1832 में ये सर्वे हो रहा था ये, ठीक है। नोट हाउ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर यूज्ड इन सर्वेज आर प्लेस्ड इन द foreground to emphasize the scientific nature of the project. Okay, if we talk about the next thing, okay, तो अगर हम आगे देखें, हमने अब तक यही देखा कि कैसे जो ब्रिटिशर्स के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे उसमें से ब्रिटिशर्स की थिंकिंग के बारे में बताया गया था, ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे, क्या मानते थे, उसी की चीज़ के बारे में बताया गया था। बट इफ़ यू सी अबाउट दिस फोटो, द रेबल्स ऑफ 1857, हाउ द ब्रिटिशर्स एट्रोसाइज्ड ऑन द इंडियन पीपल, हाउ दे ऑफेंस द इंडियन पीपल। ओके, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं, आप ध्यान से इस फोटो को देख सकते हो, आपके रीडर में भी आप देख सकते हो। इमेज नीड टू बी केयरफुली स्टडीड फॉर द प्रोजेक्ट the viewpoint of those who create them. The image can be found in several illustrated books produced by the British after the 1857 rebellion. 1857 में जो बगावत हुई थी उसका ये फ़ोटो है, ठीक है, जब मुगल्स थे एक्चुअली उस टाइम पे, बहादुर शाह जफ़र वगैरह। द कैप्शन एट द बॉटम सेज, mutinous sepoys share the loot. In British representations the rebels appear as greedy, vicious and brutal. तो इसमें जो भी रेबल्स है, जो बगावत कर रहे हैं, तो वो किस तरह से उनको दिखाया गया है, जैसे वो लुटेरे हों या लालची इंसान हो जो लड़ाई करने आए हो, मारकाट करने आए हो, ऐसा दिखाया गया था उनको इस चीज़ में, ठीक है। अगर हम बात करें इंडियंस के बारे में, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैं बता दूँ आपको, ये जो चीज़ें लिखी हुई है, डायरीज, पिलग्रिम्स, ऑटोबायोग्राफीज, ये जो चीज़ें हैं आप देख लेना, मैं मार्क कर रहा हूँ। तो ये इसके बारे में ये यही बताया गया है कि इंडियन जो हिस्टोरियंस थे वो क्या सोचते थे। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स भले ही ऐसा बोल रहे कि उन्होंने इंडिया को सिविलाइज किया, दे एस्टेब्लिश द डेवलपमेंट प्रोसेस इन इंडिया एंड एवरीथिंग, बट समवेयर
the Indians were also right that Indians were subjugated by the Britishers. कंट्रोल जमा लिया था, लेबर्स बना दिया था, लोअर लेवल्स लेबर्स बना दिया था इंडियंस को। किसने? ब्रिटिशर्स ने। उनकी सारी रेवेन्यू कलेक्ट कर दी थी। इंडिया को एक तरह से कम्प्लीटली बोल सकते हो पॉवर्टी में डाल दिया था, एक तरह से गरीब बना दिया था। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने मार्क किया था यहाँ पे, इसमें बताया गया था, इसमें बताया गया है कि बहुत सारे दूसरे हिस्टोरियंस थे इंडिया के जिन्होंने अपनी अलग से डायरीज़ बनाई थी, डायरीज़ में लिखते थे। और फिर जब से ये, एक मिनट आपको मैं बताता हूँ, फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, न्यूज़ पेपर्स प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ द मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हियर इज़ अ रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस स्ट्राइक इन 1946। तो फिर जब से न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट होने लगे, सो द फेमस इंडियन रिफॉर्मर्स और यू कैन से द हिस्टोरियंस स्टार्टेड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड पॉइंट ऑफ देयर व्यूज़ एंड आइडियाज़। ओके, उन्होंने अपने जो भी विचार थे ब्रिटिशर्स के बारे में, कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से परेशान किया है, किस तरह से दबाव बनाया इंडियंस के ऊपर, उसके बारे में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रिंट आउट कराते थे। किसमें? न्यूज़पेपर्स में। और इससे सारे लोग धीरे धीरे अवेयर होने लगे, क्योंकि न्यूज़पेपर्स क्या है, हर जगह पे जाते हैं। ठीक है, और न्यूज़पेपर्स को संभाल के रख भी सकते हैं एज अ रिकॉर्ड, एज अ डॉक्यूमेंट। तो धीरे धीरे लोगों को अवेयर करने के लिए कि ब्रिटिश, हाउ द ब्रिटिशर्स टुक ऑल द रेवेन्यू ऑफ इंडिया एंड मेड इंडिया अ पुअर कंट्री। तो ये सारी चीज़ों के लिए, चीज़ों से अवेयर कराने के लिए न्यूज़पेपर्स का यूज़ करते थे जो भी इंडिया के हिस्टोरियंस थे भारत के। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, यहाँ पे जो लिखा हुआ मैंने भी लाइनिंग की थी, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, पॉपुलर बुकलेट सोल्ड इन द लोकल बाज़ार। तो जो भी इंडिया के बड़े बड़े लोग जो थे, जैसे महात्मा गांधी हो या वो, उनके जो भी विचार थे, जो भी थिंकिंग थी, वो उनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बुक्स वगैरह प्रिंट होती थी। न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे जो दूसरे हिस्टोरियंस थे, उनकी थिंकिंग को प्रिंट आउट किया जाता था। और उनके बारे में मैगजीन्स होती थी, डायरीज़ होती थी। वो जो लोकल जो बाज़ार होते हैं, लोकल छोटे मोटे बाज़ार होते हैं, वहाँ पे सेल की जाती थी और बहुत हैवी क्वांटिटी में लोग उसको खरीदते और पढ़ते थे और आगे भी बेचते थे उस चीज़ को। ठीक, ये सब चीज़ें क्यों हो रही थी? क्यों इंडियन के आइडियाज़ को ऐसे लोकल बुक्स में प्रिंट आउट किया जाता था और आगे भेजा जाता था? क्योंकि इंडियंस अब फाइनली फेडअप हो गए थे ब्रिटिशर्स से। वो कैसे ना कैसे करके वो ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना चाहते थे इंडिया से, इसीलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। न्यूज़पेपर्स का सहारा ले रहे थे, सपोर्ट ले रहे थे, उसमें अपने आइडियाज़ प्रिंट आउट कराते ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को लूटा है, इस सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, इसके ऊपर पब्लिक डिबेट्स भी होती थी, एग्जीक्यूशंस होते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ होती थी। और जो बड़े बड़े इंडिया में रिफॉर्मर्स जो होते थे, इंडिया के लोग जो इंडिया में बदलाव लाना चाहते थे, आफ्टर थ्रोइंग आउट द ब्रिटिशर्स को बाहर निकल के जो इंडिया में चेंजेस लाना चाहते थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बाहर आने लगे। और इंडियंस जो थे, वो इंडिया के जो बड़े बड़े रिफॉर्मर्स है, राजा राम मोहन रॉय है, देन दूसरे हम ले जैसे बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर हैं, ईश्वर विद्यासागर जी जैसे हैं। तो इन सब के आइडियाज़ को ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा। ठीक है, दैट जैसे फीमेल एजुकेशन है, पहले फीमेल एजुकेशन को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते थे लोग कि लड़की पढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन ये सारे रिफॉर्मर इंडिया में चेंजेस लाने लगे धीरे धीरे, और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला पूरे इंडिया में, फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। कैसे 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है जेम्स मिल ने, जो डिवाइड किया था हिंदू, मुस्लिम एंड द मॉडर्न पीरियड। फिर बाद में जो इंडिया के हिस्टोरियंस आए थे, उन्होंने भी 3 पीरियड में डिवाइड किया था कि एंशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। और मॉडर्न पीरियड के बाद जो मेन पीरियड आया था कॉलोनियल, जिसमें ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे वगैरह। ठीक है, और फिर कैसे ब्रिटिशर्स अपनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखते थे, लिख के रखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी फाइल्स में सिर्फ उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे, ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे कि वो लोग क्या सोचते थे। इंडिया के लोगों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा था। उनकी राय, उनके सजेशंस, इंडिया के लोगों की एडवाइस, उनकी थिंकिंग, वो सब उन्होंने कुछ भी प्रिंट नहीं किया था। दे डिडंट रोट एनी सिंगल थिंकिंग, एनी सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन पीपल्स। ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। Soon I'll be discussing the question answers also. Till then, thank you and be safe, stay protected, stay happy. Okay.